कितने लोगों ने कल बजट स्पीच देखा या बजट का अपडेट देखा? सुना? बजट स्पीच सुनी सारी? कहाँ पे? हाँ जी, सॉरी, मतलब समझ नहीं आया, मैं थोड़ा कम सुनता। हाँ, फोन सोर्स तो आया होगा ना, फोन पे स्क्रीन फ्लैश तो नहीं करी होगी, कुछ तो होगा। इन शॉर्ट्स पे देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया पे देखा, हिंदू पे देखा। अच्छा जी, तो कितना सा समझ में लगा आपको? मतलब क्या कुछ आया? जी, कुछ लोग ना, हाँ मुझे एक बैकएंड से मैसेज आया है, कई लोग का ना जो यूजर नेम है वो अपने उनके फोन का नाम है, तो वो रीनेम कर लीजिए अपने अपने। कोई सैमसंग के नाम से बैठा है, कोई सैमसंग A2 पता नहीं क्या कुछ, तो आप लोग जरा चेंज कर लीजिए, तो दैट वुड बी इजी। हाँ जी, ये गैलेक्सी A31। जी जी, गुड आफ्टरनून। तो व्हाट इज बजट बेसिकली, आपका क्या टेक है? देखो, इस क्लास को हम लोग दो पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। पहला पार्ट है, हम बजट का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखेंगे, आंकड़ों का जो फेरबदल है। और दूसरा, बजट की जो कुछ अनाउंसमेंट्स थी उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कि बजट की जो जो मेन अनाउंसमेंट्स रही, जो उनकी की हाइलाइट्स हैं, की फैक्टर्स हैं, उनमें कुछ चीजें हो सकती हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ जाए। सारी तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें हमारे एग्जाम में काम के लायक होती हैं। और आंकड़े हमें इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं, जो कि मैं ना सभी को म्यूट कर रहा हूँ, किसी ने अनम्यूट होना हुआ तो मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर देना, मैं चैट देखता हूँ पैरेलली। हाँ, आंकड़े, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे काम करता है, उसके लिए आपको आंकड़ों का थोड़ा सा सार पता होना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी बेसिक चीजें, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, घाटे कौन से आते हैं, किस तरीके से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाता है, उसमें डाला जाता है, वो थोड़ी बहुत समझ आपकी डेवलप हो सकती है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो दो पार्ट्स, पार्ट वन में स्टैट्स, पार्ट टू में जो कि बड़ी सी अनाउंसमेंट्स, बड़ी सी स्पीच रहती है फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें से कुछ की पॉइंटर्स जो उन्होंने इस बार, जैसे वो सप्तऋषि की बात करी है या अमृतकाल की बात करी है, तो वो देखेंगे सप्तऋषि क्या है और उन सप्तऋषियों में किस किस तरीके की नई या पुरानी स्कीम्स मेंशन करी गई हैं बजट में। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग दे दो। शायद ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं उनकी इकोनॉमी हो चुकी है और ऑफलाइन वालों की इकोनॉमी नहीं हुई। इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है सिंस यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स। ठीक है, आर वी ऑन सेम प्लेन? ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है जी। तो बताइए फिर मुझे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बजट? और किसी ने बजट का कवरेज देखा? आज का अखबार ही देखा होगा, सारा बजट ही था। और क्या देखा, मतलब कुछ तो बताओ मुझे। तूने फोन पे क्या देखा अभी? हम्म, अच्छा, आपने अनाउंसमेंट्स के वो देखे, स्निपेट्स देखे हैं ना कुछ कुछ चीजों के? ऐसी मतलब हजारों अनाउंसमेंट्स होती हैं बजट में। ठीक है, थोड़ा सा और मैक्रो लाइक एस्पेक्ट, हाँ कुछ लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बाकी लोगों के हिसाब से क्या होता है बजट? व्हाट इज बजट? सिर्फ एक्सपेंडिचर का प्लान करना कि कितना पैसा खर्चेंगे। ओके, तीन पार्ट्स में उसका लगता है कि जो प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का जो आगे का एक्सपेक्टेड होगा उसको, मतलब रिवाइज एस्टिमेट्स भी होते हैं, एक्सपेंडिचर भी हमने करना है, उनकी अप्रोप्रिएशंस भी हमने क्या दी है, वो सब होता है इसमें बजट में, और स्कीम्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को। सच बोल रहे हो, आप भी सच बोल रहे हो। हाँ, 3 साल के 4 डेटा सेट्स दिए जाते हैं। ठीक है। अगेन थोड़ी लेमन लैंग्वेज, नॉन टेक्निकल भाषा में, आप क्या समझते हो बजट से? आपका बजट क्या है? मैनेजिंग दी फाइनेंसेस। तो वो तो हम पूरा साल ही करते हैं, ये साल में एक दिन थोड़ी ना होता है। हमारे पास एस्टिमेट होगा कि हम इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास एस्टिमेट होगा तो बजट होगा, हम इतना बजट बना दिया, इन्वेस्ट कर सकते। ठीक है, ठीक है, ओके।
समझ गया मैं आपकी टेक्निकल भाषा। हाँ जी, और पीछे कोई बताओ, एनीबडी एल्स? हाँ जी, अनिल, अनिल नाम है ना आपका? ठीक है जी। हाँ, मतलब दैट वाज द कीवर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। एनीबडी एल्स कोई ऐड अप करना चाहेगा? ऑनलाइन में लोग लिख रहे हैं अभी, क्योंकि मैंने माइक तो छीन लिया। तो गवर्नमेंट कितना पैसा स्पेंड करेगी उसकी एक समरी है, ठीक है जी। मोस्टली तो यही कुछ लिखा जा रहा है, एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। सी बजट शब्द जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड बुगेट से आया है, जिसका मतलब लेदर बैग होता है। ठीक है, लेदर बैग। अर्लियर देयर वाज अ कल्चर, हमारे देश में बजट जो है, दोनों बजट्स वो लेदर बैग में पेश किए जाते थे। 1924 से लेके 1924 से लेके 2017 तक हमारे देश में दो बजट पेश हुए हैं। एक रेलवेज का होता था, एक जनरल बजट आता था यूनियन का। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अलग से बजट पैदा जो है पब्लिश करती थी, अपना प्रेजेंट करती थी, सॉरी। और जो 1924 में एकवर्थ कमेटी ने उसको सेपरेट किया था, 2017 में अरुण जेटली जी ने उसको अलग कर, दोबारा से मर्ज कर दिया कि अभी रेलवेज का अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है। सिंस देन हमने वो भी छोड़ दिया है। वो लेदर बैग वाला जो बुगेट वाली बात थी, वो भी आजकल हम इंडियन ट्रेडिशनल वही खाता पे चले गए हैं। जो बजट, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, लेदर बैग नहीं लेके आता आजकल। तो वैसे वो टैबलेट ही लेके आते हैं, लेकिन टैबलेट को रेड कलर के उसमें रैप करके लेके आते हैं, वही खाता की फीलिंग देने के लिए। वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये जो शब्द है बजट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन्ड नहीं। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 112 की, तो वहां पे इट इज मेंशन्ड दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एज फार एज दिस डेफिनेशन इज कंसर्न्ड कि सरकार जो है अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लान देती है, इट इज अ थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि साल में हम एक ही बार बैठ के इस तरीके को बहुत बड़ा वो करते हैं। दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। तो हम, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार वहां पे बनती है। और वो गवर्नमेंट की ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि साल में एक बार अगले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पार्लियामेंट के सामने दिखाए कि हम हमारे खाते से, जो कि सरकारी खाता है, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस खाते से इतने पैसे अगले साल निकालेंगे, इस खाते में इतने पैसे अगले साल डालेंगे। उसकी एक समरी, एक इनक्लोज्ड समरी जो है वो सरकार पार्लियामेंट के सामने टेबल पे रखती है। उस पे डिस्कशन होते हैं, लोकसभा उस पे वोट करती है। वोट के बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, जो सरकार को पावर देता है कि अब अगले साल इतने पैसे वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारी सरकार के बेसिकली देयर आर 3 अकाउंट्स। खाते हैं किस बैंक में ये न मत पूछना मुझे, पर ये खाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दैट मेन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ ये कुआं है, इसमें पैसे डाले जा सकते हैं, निकाले नहीं जा सकते। पैसे निकालने के लिए सरकार को पार्लियामेंट की परमिशन की आवश्यकता होती है। दिस बजट प्रोसेस इज अबाउट दैट परमिशन ओनली, कि वो एक एस्टिमेट लेके आएंगे कि इस साल इतना पैसा निकालेंगे, तो निकालने की जो मोहर है वो पार्लियामेंट लगा के देती है। दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट पास होने का मतलब है पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया। और अगर किसी सरकार का बजट पास नहीं होता, इट मींस उनके पास मेजोरिटी ही नहीं है, उनकी सरकार गिर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकसभा की पावर है, राज्यसभा की पावर नहीं है। हालांकि ये पॉलिटी की बात है, पॉलिटी में पढ़ोगे आप। बजट डिस्कस करने में, बजट पास करने में राज्यसभा की पावर्स नहीं है। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस करती है बजट को, बहुत कम लिमिटेड पावर्स रहती है लोकसभा की। और लोकसभा में अगर पास नहीं होता, इट मीन सरकार की तरफ 50% से ज्यादा लोग नहीं है, सरकार गिर जाती है। तो बजट हमेशा ही पास होता है, या फिर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। दूसरा खाता है हमारे पास कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड का मतलब है कुछ बाय चांस पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, कोई आपदा आ गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है, हमें पैसे की इमीडिएटली जरूरत है सरकार को, अदर देन दैट एलोकेटेड वन। तो वो पैसा जो है रिलीज करने के लिए पार्लियामेंट को नहीं बुलाया जा सकता रातों रात, तो वो प्रेसिडेंट साहब कर लेते हैं। होता कुछ नहीं, हम हर बजट में ना कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के कॉन्टीजेंसी फंड में कुछ कॉर्प्स डाल देते हैं। जब ऐसे अभी 7-8 हजार करोड़ रुपए उसमें पड़ा है तो जरूरत नहीं है, अगर खाली होता है तो उसको भर देते हैं। तो वो भरा ही रहता है, प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं चेक पे, पैसे निकल जाते हैं, सरकार उसको यूज कर लेती है कॉन्टीजेंसी के लिए। अगली बार जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो उसको दोबारा भर देंगे परमिशन लेके।
ठीक है। तीसरा खाता जो है वो है पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स इज आपके स्मॉल सेविंग फंड्स हैं, आपके प्रोविडेंट फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट्स के प्रोविडेंट फंड्स हैं, स्मॉल स्केल इस तरीके के जो भी फंड्स बने होते हैं वो आते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। ये सरकार की लायबिलिटी जरूर रहता है, लेकिन इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती, सरकार जब चाहे इस पैसे को इधर उधर कर सकती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, वो लीगल लायबिलिटी है, लेकिन इस पैसे के विड्रॉल, यूजेस, ट्रांसफर, प्लेजिंग के लिए पार्लियामेंट्री परमिशन की जरूरत नहीं है। जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं, तो बेसिकली वो इन 3 अकाउंट्स की स्टेटमेंट होता है। ये आपके लिए इंपैरेटिव नहीं है कि आप उन स्टेटमेंट्स को देखें, वो एक सीए उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है, आपके लिए इतने आंकड़ों की गेम है नहीं। लेकिन अगर हम डिटेल में बजटरी डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि सीएफआई के एक बहुत डिटेल्ड 10-12 पेज की समरी होगी, हर एक हेड में लिखा होगा कि जीएसटी इतना कलेक्ट हुआ है, सर्विसेज का इतना आया, इतना गया, इतना लोन लिया, इतना ब्याज चुकाया, इतनी ग्रांट्स है, इतना इंटरनल डेट है, इतना एक्सटर्नल डेट है, वो हर एक खाते के बारे में लिखा जाता है। पब्लिक अकाउंट की भी स्टेटमेंट देखोगे तो लगभग आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी सेविंग्स या कौन कौन सी पेंशन फंड्स का पैसा लगा हुआ। ठीक, ये टेबल करी जाती है सरकार, इसके साथ गवर्नमेंट करती है। ये तो चलो हमारे खाते की स्टेटमेंट होगी कि हमारे खाते में जी 1.37 ट्रिलियन का वो है टोटल, चाहे वो लोन है या फंडिंग है, उसमें से हम लोग कितना निकालना चाहते हैं, कितना लोन पे आएगा, कितना चुकाएंगे, वो इस साल का एक स्टेटमेंट साथ में दिया जाता है, जिसको हम लोग बजट कह देते हैं। ठीक, वो उसी में एक डॉक्यूमेंट रहता है, और जनरल डिस्कशन जो है वो उसी पे होती है कि कितनी डिमांड फॉर ग्रांट्स है आपकी, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जा रहा है। राइट, दिस इज द बेसिक समरी ऑफ बजट। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं वो आप देख सकते हो, आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 एंड 2 एंड आर्टिकल 267 में गिवन है। तीनों आइटम, सीएफआई, पब्लिक फंड्स और कॉन्टीजेंसी फंड, आप देख सकते हो। अब दूसरी बार, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन मेरी फ्रीज हुई, क्या प्रॉब्लम है? समवन इज सेइंग, सुखमीन बोल रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए विजिबल है। ठीक है, राइट, किसी का अपना इशू होगा, एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए डिवाइस को, या आप अपने इंटरनेट को चेक कर सकते हैं। तो दूसरी बात कि जो हमारा बजट है, बजट का जो प्रिंटिंग की प्रक्रिया, बजट बनाना ना बड़ा ही वो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बजट बनाता है, ये बात याद रखनी है। वहाँ पे डिपार्म भी है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है, वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी है ना, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जिसको डिपार्म बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का काम रहता है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, एंड बजट जो कि आप आज पढ़ रहे हो, इसको प्रिपेयर करना। उसको प्रिपेयर करने के लिए देयर इज अ लंबी प्रैक्टिस, 15-20 दिन का काम रहता है, सारे आंकड़े कंपाइल किए जाते हैं, प्रिंटिंग करी जाती है, और कोई भी चीज टाइम से पहले लीक ना हो तो सारे लोग वहीं रहते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहीं पर रहती है। टीम जो है उनके फोन्स जमा करवा लिए जाते हैं, प्रिंटिंग होने तक उनको घर नहीं जाने दिया जाता, या इस तरीके की जो प्रक्रिया है वो रहती है। अब दूसरी बात, इसमें जब प्रिंटिंग स्टार्ट होती है बजट की, तो इट स्टार्ट्स विद अ सेरेमनी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर खुद जो है हलवा बनाते हैं, या एटलीस्ट कड़छी तो मारते हैं एंड पे। ठीक, ये हर साल होता है कि जब बजट प्रिंटिंग स्टार्ट हो रही है, बजट फाइनली एक दिन पहले प्रिंट करके पार्लियामेंट जाना है, तो वो हलवा, क्योंकि बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है, तो कुछ मीठा हो जाए के लिए हम कैडबरी के अलावा हलवा खाते हैं, क्योंकि दैट्स मोर कल्चरली कनेक्टेड टू अस रादर देन द कैडबरी चॉकलेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक क्रोनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए कि बजट प्रिंट होके फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के साथ प्रेजेंट करा जाता है पार्लियामेंट को, फिर वहां पे जनरल डिस्कशंस होते हैं, जो सरकार के लोग होते हैं वैसे से टेबल थपथपाते हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जो ऑपोजिशन होती है वो कुड़कुड़ करते हैं कि नहीं ये तो होना नहीं चाहिए था। देन वोटिंग होती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स आती है, वोटिंग होती है, कट मोशंस आते हैं, जो आप पॉलिटी की बातें करते हैं हम लोग। देन अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल इमीडिएटली पास हो जाता है, जब बजट पास हुआ तो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल इज ऑथोराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू द गवर्नमेंट कि भाई कितने लाख करोड़ का बजट था, आपको अप्रूव हुआ, आप निकाल सकते नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वो अप्रूवल मिल जाता है, चेक पे साइन हो जाते हैं।
अब सरकार उस पैसे को यूज कर सकती है, निकाल सकती है अपने खाते से। दैट्स हाउ अ डेमोक्रेसी वर्क्स। अब जो उसमें फॉर एग्जांपल लेटस से बजट में कुछ टैक्स प्रपोजल्स थे, टैक्सेशन का, किसी की एग्जेम्पशन बढ़ानी थी, किसी की स्लैब्स बढ़ानी कम करनी थी, किसी पे लेवाई लगाना था, या इस तरीके की चीजें बजट में आती है ना, टैक्स प्रपोजल्स आते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फाइनेंस बिल पास किया जाता है, जो कि बजट के विद इन 75 डेज करना होता है, और ये मनी बिल ही होता है। फाइनेंस बिल पॉलिटी में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। फाइनेंस बिल टाइप ए टाइप बी जिनको बोलते हैं, तो टाइप ए होता है, मनी बिल होता है। यानी कि इस पे भी राज्यसभा की कोई पावर नहीं रहती है, सिर्फ लोकसभा अपने अकॉर्डिंगली इसको पास करती है, जो टैक्सेशन में चेंजेस करना चाहे कर सकती है। ये क्रोनोलॉजी 2-3 बार पेपर्स में आ चुकी है। ये अगर फैक्ट्स की बात है तो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, जस्ट लाइक सीएपीएफ का एग्जाम था, सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, इन तीनों में पूछा जा चुका है। और स्टेट्स लाइक यूपी हो गया या यूके पीसीएस पिछली बार, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। पूछते क्रोनोलॉजी पे ही है, या इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंस बिल जो बजट में पास होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, किसका क्या रोल होता है, या राज्यसभा का बजट में क्या रोल है, या ओवरऑल ये क्रोनोलॉजी की कैसे होती है। ऊपर नीचे कर देते हैं इसको, ऊपर नीचे करना बहुत आसान है और आपको लॉजिकल भी लगता है। ठीक है तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो दिस इज द बेसिक अबाउट द बजट। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है। अब हम हमारा पार्ट 1, जो एक्चुअल पार्ट 1 है कि बजट के जो आंकड़े थे, उनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। पूजा, फर्स्ट वाला मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वाले का मतलब क्या है, मतलब 2:24 हुए, क्या टाइम हो गया अभी? एक मिनट, नहीं इसकी शायद जूम की टाइमिंग कुछ गलत चली हुई है, अमेरिका के टाइम पे चल रहा है। चलो एक मिनट, जस्ट सेकंड, एक डाउट ले ही लेता हूँ। पूजा भी 2 है, अब कौन सी वाली पूजा है? चलिए एक बार बताइएगा मुझे, क्या नहीं, एंड पे ले लूंगा मैं सारे डाउट्स। ठीक है, तो इस बार का जो बजट है, देखिए अगेन एक बात और समझ लीजिए, बताने तो लगा ही हूं मैं। सबसे पहला बात, ये सबसे पहली तो नहीं है हालांकि, जो सरकार का अकाउंट्स है ना, जब हम अकाउंटिंग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो 2 हेड्स दिखाते हैं बेसिकली। वन इज द रेवेन्यू अकाउंट, अनदर इज द कैपिटल अकाउंट। वन इज द रेवेन्यू अकाउंट, अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए, जा तो सीएफआई में रहा है पैसा, आ भी वहीं से रहा है। अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए 2 हेड्स यूज करे जाते हैं, वन इज द रेवेन्यू अकाउंट एंड अनदर इज द कैपिटल अकाउंट। अब रेवेन्यू से मतलब है सरकार के डे टू डे के खर्चे लगभग, और कैपिटल अकाउंट से मतलब है सरकार की जो मोटी इन्वेस्टमेंट्स है, या तो लोन आ रहा है या लोन जा रहा है, या सरकार कुछ इस तरीके की ग्रांट्स दे रही है, ग्रांट्स ले रही है, या कुछ पुराना दिया गया था वो चुकाया जा रहा है, या किसी तरीके की बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है या आ रही है, तो वो दिखाया जाता है। दोनों हेड्स में पेमेंट्स आती भी है, डे टू डे सरकार कमाई भी करती है, डे टू डे पे सरकार खर्चा भी करती है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो सरकार के ऑपरेशनल कॉस्ट्स है या कुछ इस तरीके की और ग्रांट्स है, उनको रेवेन्यू हेड्स में दिखाते हैं। जो मोटे अमाउंट का पैसा सरकार लोन लेती भी है, लोन देती भी है, तो वो कैपिटल हेड में चला जाता है। तो देर आर लाइक 2 हेड्स, हर एक बजट स्टेटमेंट्स में 2 हेड्स पेश किए जाते हैं। वन इसकी जी, ये हमारा रेवेन्यू के खर्चे हैं, रेवेन्यू जस्ट लाइक टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जीएसटी आ रहा है हर दिन आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है हर दिन आ रहा है, तो वो उसकी रेवेन्यू अकाउंट की कलेक्शन होगी, रिसीट्स होंगी। और सरकार सैलरीज पे कर रही है, सरकार इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो इस तरीके की स्टेट्स को ग्रांट्स दिए जा रही है, या वो जो जनरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो डे टू डे पे हो रहे हैं, वो रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर हो गए। सिमिलरली कैपिटल की रिसीट से सरकार बहुत इंटरनल लोन जनरेट कर रही है, और बहुत सारा लोन स्टेट्स को इस तरीके से दिया भी जा रहा है, पुराना दिया गया लोन सरकार के पास वापस भी आ रहा है, और वो सारा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसीट्स में दिखाया जाता है। यानी कि दोनों अकाउंट्स में कुछ आ भी रहा है, कुछ जा भी रहा है। रेवेन्यू के अपने खर्चे हैं, रेवेन्यू के अपने वो हैं रिसीट्स हैं। सिमिलरली कैपिटल के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, कैपिटल के अपनी रिसीट्स हैं। तो ये 4 हेड्स पे बेसिकली बजट को डिवाइड किया जाता है। तो टोटल ये समझिए कि 45 लाख करोड़ रुपया, 45 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है, कि इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 45 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी विद इन द इंडियन इकोनॉमी। अब वो 45 लाख करोड़, पहली बात आएगा कहां से, दूसरी बात जाएगा कहां, यही बजट है। ठीक,
खर्चा कहाँ करेंगे वो बताना, और कहाँ से आएगा ये बताना है। तो स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग 26 लाख करोड़ रुपया जो है ये दिखा रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू अकाउंट से आएगा, राजस्व प्राप्तियां जिसको बोलते हैं, और बाकी का जो बच गया वो कैपिटल रिसीट्स में चला जाता है, दैट इज 18 लाख करोड़ रुपया। दोनों को मिलाओगे तो 45 लाख करोड़ के आसपास आंकड़ा बनेगा। ठीक है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बजट। अब देखने लायक बात यह है कि इनमें से कितना ऐसा पैसा है जो सरकार उधार पे ले रही है या पुराने लोन चुका रही है। कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि सारे का सारा जो ये रिसीट्स हैं ये सरकार की कमाई है, और ऐसा भी नहीं होगा जितना सारे का सारा खर्चा है वो देश में कैपिटल एसेट्स की क्रिएशन में लग रहा है। हमने पुराने भी तो लोन लिए थे, उनको भी तो चुका रहे हैं, हमने पुराने लोन की किस्तें भी तो चुकानी है ना। सिमिलरली इस बार जो हमारी टोटल कमाई है वो तो कम होने वाली है। तो हम अब यहाँ पे हेड्स देखते हैं ना, कैपिटल रिसीट्स में आप 7 नंबर पे देखेंगे तो बोरोइंग्स है, लगभग 17,86,816 करोड़ की बोरोइंग्स है। किस 45 लाख करोड़ में 17 लाख करोड़ रुपया, 17.8 लाख करोड़ रुपया हमने उधार पे लिया। ये हमारे पास है नहीं, हमने उधार लेना है, राइट। तो ये क्या एक तरीके का घाटा हो गया। टोटल हमारी जो रिसीट्स है और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको बराबर दिख रहा है, लेकिन हम लोग बोरोइंग्स को अगर ध्यान से देखते हैं तो वहां पे मोटा मोटा 18 लाख करोड़ रुपया आपको उधार पे आता हुआ दिख रहा है। इस उधार को हम लोग काफी सारे हेड्स में दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम अकाउंट्स वाइज मैनेज करते हैं, अगर हमारे किसी भी, आप अपने बजट की बात करें, आपका खर्चा ज्यादा है, आपकी कमाई कम है, तो आप उसको डेफिशिएट फाइनेंस तो कहीं से करोगे ना, दोस्त से उधार लोगे, अपने एम्प्लॉयर को बोलोगे मुझे अगले महीने की सैलरी एडवांस दे दो, क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, लोन लोगे। सिमिलरली सरकार करती है, तो उसको दिखाया भी जाता है, बाकायदा आंकड़ों में दिखाया जाता है, उन आंकड़ों के फॉर्मुलेशंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप सारे आंकड़े समझ के रट्टा मार लें, मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाए बेसिकली कि चलता कैसे है काम। ठीक है, आम भाषा में। आप अकाउंटेंट नहीं हो और जरूरत भी नहीं है, नहीं भी ये आंकड़े याद करने भी नहीं है, मैं मुझे खुद नहीं याद होते। तो एक होता है जी फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा। फिस्कल डेफिसिट क्या है? सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द बोरोइंग्स, जो सरकार की सच में इनकम है, उसको अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने डॉक्यूमेंट्स में नंबर से नहीं दर्शाती, इसको वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी से दिखाते हैं, और जीडीपी का बजट से एज इन सच कोई लेना देना नहीं होता। जीडीपी इज अनदर इकोनॉमिक पैरामीटर, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर, जिसमें हम देश की इनकम की बात करते हैं, देश में होने वाली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनकी मॉनेटरी वैल्यू की बात करते हैं। बजट में हम सरकार की इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन जब डेफिसिट को दिखाना है तो हम इन दी परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखाते हैं कि ये 18 लाख करोड़ रुपया इस बार हम लोग जो उधार पे ले रहे हैं, इट इज दी 5.9% ऑफ दी नेशनल जीडीपी, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगेन इसी इसी डॉक्यूमेंट में अगर हम देखते हैं तो फिस्कल डेफिसिट आपको मिलेगा। टोटल सरकार का जो खर्चा है उसमें से हमें वो चीजें माइनस करनी है। सरकार का खर्चा हमें पता लग गया 45 लाख करोड़ है, हमें 45 लाख करोड़ से वो चीजें माइनस करनी है जो सरकार की इनकम नहीं है बट बोरोइंग्स है, उधार पे ली गई चीजें हैं। तो वो क्या आती हैं बोरोइंग्स, वो आपको दिख जाएगा वहां पे ना। तो इधर इन्होंने काफी सारे हेड्स को माइनस किया, जस्ट लाइक 156 को माइनस किया है, तो 156 इफ यू लुक एट 156, तो दिस इज इट। ये गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स हो जाती हैं, और ये गवर्नमेंट की इनकम होगी, पुराने लोन जो दिए गए थे वो चुका लिए गए, या सरकार की अदर रिसीट्स आ गई। इसके अलावा सारे का सारा जो है वो सरकार की कमाई नहीं है, वो बोरोइंग है। टोटल खर्चे में से हमने कमाई को माइनस कर दिया तो मेरे पास मिल गया कि कितना हमने उधार लिया। तो जितने सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं, भले वो टैक्स हम ले रहे हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज का टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर लिया जा रहा है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का ठीक आता है, जनरल सर्विस से आता है, पेनल्टीज से आता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी सरकार की कमाई करते हैं। तो ये रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो सरकार की इनकम रहती है, और बाकी जैसे सरकार ने कोई लोन दिया और वो लोन वापस आ गया, उसको भी हम लोग कमाई में कंसिडर करेंगे। दैट इज नॉट अ बोरोइंग, क्योंकि वो तो लोन दिया था, किसी स्टेट ने चुका दिया, तो गवर्नमेंट की उसमें दिखेगा। और बाकी अदर अगर कुछ अदर रिसीट्स रहती हैं तो उनको भी कमाई में दिखाया जाता है। अब उसमें से माइनस कर दें, बच जो गया वो सारा हमारी लायबिलिटीज है।
बोरोइंग से, विच इज मोटा मोटा दिस अमाउंट इज 17,86,816 करोड़, ठीक है, विच इज 5.9% ऑफ आवर जीडीपी, जो कि सरकार ने 2002 में 2-3 में एक एक्ट पास किया था ना, FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जो बात करता था कि 2020 तक हमें 2.5% से ज्यादा नहीं जाने देना है फिस्कल डेफिसिट, विच वाज अंडर कंट्रोल अर्लियर। लेकिन क्या होता है कि पिछले कोविड के दौरान जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, या 2008 के दौरान जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, उसकी वजह से अब सरकार जो है अपनी जेब से बहुत ज्यादा खर्चा करे जा रही है, तो वो जो उनका फिस्कल प्रूडेंशियल मेजर्स थे वो स्केल डाउन हो गए। अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि वापस सरकार आने वाले दिनों में जस्ट लाइक 24, 25 या 26 तक उसको दोबारा से कम करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर है। हमारी जेब में पैसा है नहीं है, हम उधार पे लेके कहीं पे लगा रहे हैं। लेटर स्टेजेस पे जाके वो 90s वाले हालात आ सकते हैं अगर इसको ध्यान नहीं रखा गया। जैसे 1900 लेट 1970s और 80s में जिस तरीके की सरकार की स्पेंडिंग्स थी, और 91 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उसका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद हमने 2002 में ये एक्ट पास किया कि सरकार खर्चा बहुत ध्यान से करेगी, फिस्कल मैक्रो इकोनॉमिक फिस्कल इंडिकेटर्स को देख के खर्चा किया जाएगा, जितनी बड़ी चद्दर है उतने ही पैर पसारे जाएंगे। तो उसके लिए FRBM एक्ट आया, लेकिन वो चद्दर वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया जब 2020 में लॉकडाउन होता है। तो अब गवर्नमेंट जो है थोड़े से ओवर एम्बिशियस टारगेट्स को छोड़ती हुई ठीक ठाक अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग्स लोन लेके कर रही है, सो दैट कि एक बार इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट बैक ट्रैक होगी, धीरे धीरे अपना जो फिस्कल मेजर्स है उसको ठीक कर लेंगे। ठीक, तो पहला फिस्कल डेफिसिट, सुखमीन, फिस्कल डेफिसिट इज सरकार का घाटा। सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना था और टोटल कमाई कितनी थी, उनका डिफरेंस। कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, उधार पे जो ले रहे हैं, जो उधार ले रहे हैं वो फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है जी। अब बाकी वाले हेड्स भी हैं, जब आप इकोनॉमी करोगे तो इन हेड्स को अच्छे से देखना। एक बात और देख लेते हैं, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट, विच इज रेलेवेंट। अब हमें यह देखना है कि इस साल हमने 17 लाख करोड़ रुपया उधार तो लिया। अब ये उधारी हमने कितना ऐसा पैसा था जो इंटरेस्ट पेमेंट्स में लगा दिया। इस बार हमारे खर्चों में हम ये भी देखेंगे ना, ये तो हमने लिया, रिसीट्स देख ली कि कितनी उधार पे रिसीट्स आई हैं। हमने सारे का सारा उधार लेके सड़कें नदियां नाले तो नहीं बनाए। हमने पिछले साल भी लोन लिया था, उससे पिछले साल भी लोन लिया था। हमारा नेशनल डेट जो है वो लगभग 1 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है, 100 लाख करोड़ के आसपास, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट होता है। उसकी भी तो किस्तें ब्याज जाती हैं, इंटरेस्ट जाता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट भी इस साल के बजट का पार्ट थी, क्योंकि इस साल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो। तो इस 17 लाख करोड़ में से टोटल इंटरेस्ट पेमेंट्स कितनी हुई, इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एग्जैक्टली घाटा आएगा कि इस साल का प्राइमरी डेफिसिट क्या है। ये दोनों फॉर्मुलेशंस पे क्वेश्चन बड़े बार आया, लगभग हर एक पेपर में आ चुका और रिपीट भी होता है। ठीक है, और देखोगे तो कम भी हो जाएगा। अगर मैं प्राइमरी डेफिसिट की बात करूं तो इट इज जस्ट 70,000 करोड़, नहीं 7 लाख करोड़, 70,000 तो बहुत ही कम हो गया, 7,06,000 के आसपास, 7 लाख करोड़। और 10 लाख करोड़ रुपया हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया है। इस साल ब्याज दिया सरकार ने, पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल, इस तरीके से जो डेट एक्यूमुलेट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और जो हमारी सरकार का डेट है वो एक्सटर्नल नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, बताते हैं कि हम भारत पता नहीं किस किस देश से लोन लेके गुलाम है। नहीं, हमारा जो 1.2 ट्रिलियन के आसपास का जो डेट है, उसमें से 1 ट्रिलियन का जो डेट है वो इंटरनल ही है। इंटरनल सरकार ने टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स इशू किए हैं, जो 90 डेज टी बिल होता है, 180 डे टी बिल होता है, 364 डे कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं। ये नेशनल सेविंग फंड से पैसा आया है, स्मॉल सेविंग फंड से, पब्लिक फंड के जो लायबिलिटीज हैं वो सरकार उनसे पैसा लेती है। तो हमारा जो डेट है वो इंटरनल है, मोस्टली इंटरनल है। 8-9 हजार करोड़ रुपए एक्सटर्नल होगा, बाकी सारा इंटरनल है। तो उसको भी मैनेज करने के जो प्रोमिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। जी, लॉस है तो लॉस को डेफिसिट करते हैं ना, जो भी डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो करी जाती है। तो इन शॉर्ट, आप आई गेस आपको समझ लग गई है बातें, आंकड़े याद नहीं भी हो रहे तो समझ लग गई है। अगर कुछ हल्का फुल्का रिपीट चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड बैंक से नहीं लेते बेटा, वही मैंने बोला, जो लोन है वर्ल्ड बैंक ग्रांट्स देता है। बहुत कम ऐसे लोन्स होते हैं जो एक्सटर्नल हमने लिए हैं।
हम इंटरनली आरबीआई से लोन लेती है गवर्नमेंट, बैंक्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। सरकार क्या करती है, बॉन्ड इश्यू कर देती है, बॉन्ड्स पब्लिक भी, आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दे सकते हो। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हो, जिन पे सरकार आपको क्या करेगी, ब्याज पे करेगी, तो गवर्नमेंट के डेट में चला जाएगा वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से पैसा रेज करती है, बैंकों से रेज कर लेती है, इंस्टीट्यूशन से रेज कर लेती है। इंटरनल डेट का मतलब है विद इन कंट्री ले रही है सरकार, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से नहीं लेते, हम लोग लेते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट ऑफ डेट है जो वर्ल्ड बैंक से आया, और उनका वैसे भी लॉन्ग रन का होता है डेट। आईएमएफ का कंसिडर होता है, एडीबी का कंसिडर हो सकता है, एआईआईबी का कंसिडर हो सकता है। वर्ल्ड बैंक का तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रांट्स ही बोलते हैं, जब उसको लौटाना ही 50 साल में है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, राइट। ठीक है जी। तो एज फार एज बाकी आंकड़े इस कंसर्न, तो सरकार ने अश्योरेंस दी है निर्मला सीतारमन जी ने कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ दर है, घरेलू सकल आय, वो 7% पे चल रहा है, तो जो कि रिकवरी हम लोग कर चुके हैं। जब हमने पुराने क्वार्टर्स में देखा था कोविड की वजह से जो स्लम्प आया था, राइट नाउ वी आर एट ए रिकवरी फेज, और दुनिया में बहुत कम ऐसी इकोनॉमीज है जिनका ग्रोथ की जो दर है वो 7 के आसपास चल रही है, ठीक है। कर्टेसी कुछ भी ले सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अब काफी हद तक कम हो चुका है। अगर मैं इन मंथ सितंबर तक का डेटा बजट में दिया तो वो 20% से कम होते होते, जो कि कोविड के पीक टाइम्स में आया था, अभी 7.2% पे आ चुका है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉट रूरल वन। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो बजट में पेश किए गए। अब जो पैसा है 45 लाख करोड़ जो रुपया है वो कहां से आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा चंक तो उधारी से ही आ रहा है, 34% जो हमने देखा। बाकी परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो जीएसटी या इस तरीके के जो टैक्स हेड्स हैं वो टोटल 17% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो है वो 7 पे रह गई हैं, और यूनियन इनकम टैक्स भी 15-15 पे। एक टाइम था हम जब हमारे बजट में ना कस्टम यूनियंस बहुत ज्यादा वो लेके आते थे, कस्टम्स जो थे वो काफी ज्यादा टैक्सेशन का लेके आते, लेकिन अब कल कस्टम्स जो है वो सिर्फ 4% पे रह गए। धीरे धीरे हमने जो इम्पोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया जाता है, उसको काफी हद तक कम कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, इसको क्रोनोलॉजिकली याद कर लेना। इसमें से कुछ भी 3-4 चीजें उठा के आपको डाली जा सकती है कि इस साल के बजट में कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स थे, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, राइट। एक टाइम था कि कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा होता था, अभी वो 15 इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स सेम ही हो गए। तो टैक्सेशन में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीएसटी दे रहा है, क्योंकि लगभग एक महीने में 1.5 लाख करोड़ के आसपास की कमाई जीएसटी दे देता है। दैट इज बजट या इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों में आप देखोगे। तो इसकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और खर्चों की क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जा कहां रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ दी जो सबसे ज्यादा बड़ा हेड है खर्चों का, वो क्या है जी, ब्याज। जो पुराना लोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको चुकाने के लिए 20% ऑफ द जो बजट है वो एलोकेट हो जाता है। बाकी जो बचता है उसमें से हम लोग 4% से पुरानी पेंशन दे देते हैं, बाकी जो बचता है उसको बांट लेते हैं, 7% हम लोग सब्सिडीज दे रहे हैं, 8% डिफेंस पे कर रहे हैं। अगेन इट्स नॉट डेवलपमेंटल, बट डिफेंस इज अगेन द क्रूशियल पार्ट ऑफ दैट। फिर आती है कुछ डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है या सेंटर सेक्टर स्कीम्स है। इनमें डिफरेंस आपको आइडिया है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ऐसी स्कीम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद 100% फंड करती है, और सेंटर सेक्टर स्कीम्स जिनमें सेंटर और स्टेट की सरकारें शेयरिंग बेसिस पे करती हैं। 50-50 भी हो जाता है, 80-20 तक भी रेशियोज जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में 90-10 तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो उनमें 17% है, यहाँ पे 9% है, इसलिए इसको भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लीजिएगा। क्लियर विद दैट? अब घाटे का जो ट्रेंड है, हालांकि दिखाने के लिए ग्राफ बहुत अच्छा है, लेकिन इसको नहीं भी याद करेंगे चलेगा। एक चीज की ध्यान रखनी है कि पोस्ट कोविड सरकार की जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो खराब हुई है। हम पिछली बार से तो हालांकि कम है, पिछले 2 सालों से तो कम किया, बट स्टिल इट इज हाई एज फार एज वी लुक फॉर दी एफआरबीएम की जो गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से अभी ये 2.5% होना चाहिए था। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दीज डेज, जब इकोनॉमी क्रैशेस कर रही हैं। आप आसपास देखिए ना, श्रीलंका की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है,
बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, हमारे सारे पड़ोसियों की इकोनॉमीज या तो क्रैश हो चुकी हैं या होने लायक है। ग्लोबली भी देयर इज अ रिसेशनरी ट्रेंड्स आर गोइंग ऑन। तो उन एस्पेक्ट्स में अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के पैरामीटर्स पे ठीक देखना है तो सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करने के लिए अपने पास तो इनकम बहुत लिमिटेड है, तो उधार पे लेके खर्चा कर रहे हैं, सो दैट कि 2-3 साल अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल रख देगी तो धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक जो रिसेशन है वो चला जाएगा और बाकी चीजें ट्रैक पे आएंगी, सरकार अपना प्रूडेंशियल मेजर बाद में देख लेगी। ये एज ऑफ नाउ ट्रेंड है। FRBM की गाइडलाइंस हमने सरपास कर दी है कोविड के दौरान। ठीक है जी, तो ये था पहला फर्स्ट एस्पेक्ट हमारा आंकड़ों का, विच वाज द डिफिकल्ट पार्ट। आपको समझ आ गया तो आपको बधाइयां, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखना या थोड़े बहुत डाउट्स है तो मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, याद कुछ नहीं करना, रट्टा किसी भी आंकड़े का नहीं मारना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 45 लाख करोड़ का 40 लाख करोड़ भी किसी को बता दोगे, बिकॉज दैट्स नॉट गोना बी आस्क्ड इन द पेपर। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि आपको एक समझ लग जाए बजट होता क्या। ठीक है जी, बिना सिर पैर की बातें थी, अब तो निकल गई हैं वो। हाँ वो कोविड में था, वो यू कर्व, जे कर्व एंड वो के कर्व था कि टूरिज्म इंडस्ट्री नीचे जा रही है, फार्मास्यूटिकल ऊपर जा रहा है। वो अभी फैशन में नहीं रही वो बातें, निकल गई हैं। इट्स लाइक दिस इज द कर्व, अब बना लो, क्या बनाओगे, सांप सा बन रहा है। ये दिस यही सामने है, दिस इज द शेप। पहले तो हमने यहाँ तक तो हमने इसको वी बोला है ना, फिर सेक्टर वाइज हमने इसको के बोला कि कुछ सेक्टर नीचे जा रहे हैं कुछ ऊपर जा रहे हैं। अब तो टूरिज्म भी ठीक हो गया, अब कोविड के इफेक्ट्स तो कम दिखना शुरू हो गए हैं, तब तो ये दिस इज द स्नेक शेप्ड ऐसे वाला है। अब बन नहीं रहा इसका कुछ, अगर होता तो शायद बना दे, थोड़ा सा और नीचे अनफॉर्चुनेटली आ जाता, फिर हमने एस बोल देना था, इसको एस शेप हो गया। अब तो इट्स द रिकवरी। इफेक्टिव नहीं पढ़ाया मैंने सुखमीन, ये बाद में देखेंगे, इकोनॉमी में देख लेना, आपको नहीं समझ आएगा अभी, ज्यादा हो जाएगा। सेकंड पार्ट, द स्पीच। आंकड़े तो इतनी अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाता, आंकड़े तो टेबल पे रखे जाते हैं पार्लियामेंट में। द स्पीच स्टार्टेड विद दी की अमृतकाल की शुरुआत हो गई है, 75 ईयर्स हो चुके हैं हमें आजाद हुए हुए, और दिस इज दी 76th ईयर, और आने वाले 25 साल को हम बोल रहे हैं अमृतकाल, कि देश जो है वो 2047 में 100 साल का हो जाएगा, और 100 साल में हमें बहुत अच्छा इंडिया बनाना है। उसकी शुरुआत हमें आज करनी है, जिसको बोला जा रहा है अमृतकाल। अमृतकाल को अचीव करने के लिए, अमृतकाल के जो भी विजन्स हैं वो क्या है, कि यूथ को फोकस रखते हुए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। जेनेरिक है वैसे, पर है, विजन है कि यूथ को, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ग्रोथ और जॉब को क्रिएट करना, जॉब क्रिएशन करना, ग्रोथ करना, और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाना, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, कि जिसमें बहुत ज्यादा वल्नरेबिलिटीज ना हो, क्रैश होने का डर ना हो, जस्ट लाइक द अडानीज डिड, राइट, 2 दिन में ऐसे। तो दैट वाज एन स्टेबिलिटी। वो चलो किसी पर्सनल कंपनी की इकोनॉमी थी, देश की इकोनॉमी जो है वो स्टेबिलिटी के ग्राउंड्स पे बने, सस्टेनेबल हो, इकोनॉमिकली सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, एनवायरमेंटली। तो ये है अमृतकाल का विजन। पिछले साल के बजट में भी इससे जुड़ी हुई 4-5 बातें करी गई थी, गति शक्ति प्लान था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी, इस तरीके की चीजें। इस बार इन्होंने बोला कि सप्तऋषि, वही 7 ऋषि जो तारे दिखते हैं ऊपर, और उनको प्रायोरिटी हमने दे दी। देयर आर लाइक 7 फैक्टर्स टू अमृतकाल को अचीव करना है, तो इन 7 चीजों पे ये बजट फोकस किया गया। वो 7 चीजें कौन सी हैं? वन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अनदर इज लास्ट माइल, रीच आउट करना है हमें, आखिरी व्यक्ति के आंसू पहुंचने हैं देश में, एज गांधी जी सेड। यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, ग्रीन ग्रोथ है, इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलेश करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, बाकी एरियाज में भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लेके आना है। तो दीज आर द 7 की एरियाज जिनके अराउंड हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी, बजट की जो अनाउंसमेंट्स रही, इन्हीं के अराउंड जो है मेजर एलोकेशंस भी गए। तो 1 by 1 यहाँ पे हमारे काम की चीजें क्या थी वो देख लेते हैं। फर्स्ट आता है जी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव से रिलेटेड। तो दे सेड कि हम लोग ना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे
क्योंकि अब देयर इज लाइक हर एक चीज डिजिटल हो रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, तो फार्मर्स के लिए भी एक ऐसा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसको आने वाले टाइम के टेक से भी फार्मर्स इस्तेमाल कर सके। एक दूसरी बात उन्होंने बोला कि एक ना एक्सेलरेटर फंड बनेगा, तो रूरल एरियाज में जो रूरल यूथ है, अगर वो एग्रीकल्चर से जुड़े स्टार्टअप्स शुरू करना चाहता है, तो ये जो एक्सेलरेटर फंड है, इसका पैसा उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा आने वाले दिनों में आ जाएगी सामने। अभी तो अनाउंसमेंट है ना, जब ये सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये फंड बना देगी तो हम करंट अफेयर में इसको पढ़ लेंगे कि बेसिकली फंड कैसे काम करेगा। दूसरा ANB इज आत्मनिर्भर भारत। मैंने नहीं बनाई है सर, फाइनेंस मिनिस्टर की पीपीटी है, मैं तो उठा के लाया। आत्मनिर्भर भारत जो है हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेगा। आत्मनिर्भर भारत के अंडर हम लोग क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जिसमें कि डिजीज फ्री प्लांट्स लोगों फार्मर्स तक पहुंचे, पेस्ट फ्री प्लांट्स फार्मर्स तक पहुंचे। सिमिलरली 20 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट टारगेटेड फंड्स एलोकेट करे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नया फंड बनेगा या नया इंस्टीट्यूशन बनेगा, वही जैसे नाबार्ड के थ्रू या कोऑपरेटिव जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके थ्रू 20 लाख करोड़ रुपया स्पेसिफिकली टू द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी सेक्टर को दिया जाएगा। अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर से जो अलाइड एक्टिविटीज। देन जो इंडिया को मिलेट्स के लिए हब बनाना है, ये एक 2023 की हमारी अचीवमेंट है कि हमने ना मिलेट्स जो मोटा अनाज है उसको इंटरनेशनल लेवल पे हम ले गए। यूनाइटेड नेशन का भी ईयर ऑफ मिलेट्स है, हर जगह पे हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारा लाइफ एक एनवायरमेंटल विजन है ना, इंडियन वे ऑफ लिविंग, तो वहां पे भी हम लोग कंजप्शन जो है वो क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ऐसे ही कुछ शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलेट्स का यूज किया गया, उसमें इन्होंने ये कुछ सो कॉल्ड स्लोगन दिया है, श्री अन्ना करके, जिसमें कि ICMR जो IIMR हैदराबाद है वहां पे एक रिसर्च सेंटर भी बनेगा प्रदेश में, और मिलेट्स की प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए और ग्लोबली इसको एज अ ब्रांड प्रमोट करने के लिए कि मिलेट्स अगर खाने, मिलेट्स लाइक बाजरा, रागी, इस तरीके की जो फिंगर मिलेट्स हैं, इस तरीके की जो चीज है। क्या फायदा होता है मिलेट्स खाने का? रिच इन फाइबर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हैं, रिच इन फाइबर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। व्हीट एंड राइस एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है बहुत सारे एरियाज में, बट मिलेट्स आर। और स्टोरेज कैपेसिटी, जब भी फार्मिंग की बात होती है, एग्रीकल्चर की बात होती है, तो आर एग्रीकल्चरल एरियाज लैक इन द स्टोरेज कैपेसिटी, स्पेसिफिकली दैट कोल्ड स्टोरेजेस। तो फार्मर्स को हर टाइम अर्जेंसी रहती है कि उन्होंने कोई भी क्रॉप हार्वेस्ट करी तो उसको बहुत कम दिन में उन्हें बेचना पड़ता है, नहीं तो वो पेरिश हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो पिछले 4-5 बजट्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू गेट मोर और मोर फंड्स टुवर्ड्स दिस स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएशन, सो दैट कि अगर अब प्राइस अच्छा नहीं है तो फार्मर शुड हैव दी स्टोरेज कैपेबिलिटीज इन एंड अराउंड देयर एरियाज, वो अपना क्रॉप वहां पे स्टोर करे, जब अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो उसको बेचे। आते हैं ना कभी कभी टाइम्स जब फार्मर ऐसी वीडियोस हम लोग देखते हैं, न्यूज आर्टिकल्स देखते हैं कि एक फार्मर अपने अनियन बेचने लाया और उसे जो कमाई हुई उसकी ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी नहीं निकला उससे, कि 1000 रुपए के प्याज बेचे, 1100 रुपया वो पिकअप वाला ले गया, तो 100 रुपए जेब से देके अपना क्रॉप बेच रहे हैं। तो ऐसे हालात ना हो तो वो फार्मर को अपने घर के पास एक स्टोरेज फैसिलिटी हो, चाहे वो सरकारी, प्राइवेट या खुद की हो, तो अपने प्याज वहां पे स्टोर करे, जब मार्केट में प्राइस महंगा हो तब बेचे, तो स्टोरेज फैसिलिटी के लिए। देन हेल्थ वाला, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ही हेल्थ, तो देयर विल बी 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसको एलिमिनेट करने के लिए मिशन लॉन्च कर दिया ऑन द लाइंस ऑफ, हमने और बहुत सारे ऐसे मिशन लॉन्च किए हुए ना, वी हैव ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो के लिए था, या और इस तरीके की बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों को इरेडिकेट करने के लिए मिशन है। ऑन दोज लाइंस अब एक और ऐड हो गया, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। अब मुझे जरा कोई बताएगा, साइंस तो आपने जिन लोगों ने पढ़ी है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं आती फ्रिज में, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। फिर फार्मास्यूटिकल रिसर्च को प्रमोट करने के लिए नए प्रोग्राम्स दे विल बी लॉन्च्ड। पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च इंकरेज करी जाएगी। ICMR की बहुत सारी सिलेक्टेड लैब्स में हम लोग
नए नए वेंचर्स करेंगे पब्लिक प्राइवेट के साथ मिलके, सो दैट और मेडिकल रिसर्च करी जा सके और बहुत सारी बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स है उनकी निजात पाने के लिए। दिस वाज रिलेटेड टू हेल्थ। फिर एक्सपेंडिचर की कल्पना करी कि फाइनेंशियल ईयर 19 में हेल्थ पे हम लोग लगभग जीडीपी का 1.5%, 1.4% जो है वो खर्चा कर रहे थे। एजुकेशन पे 2.8 कर रहे थे। हेल्थ का बढ़ा के हमने 2.1 कर देना इस साल, और एजुकेशन का भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। 2.9% ऑफ आर टोटल जीडीपी का जो खर्चा है वो हम लोग हेल्थ पे करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, और 2.1 हेल्थ पे करेंगे। ये भी फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच का पार्ट था, विच कैन बी आस्क्ड। हेल्थ का काफी ड्रेस्टिकली इंप्रूव हुआ है पिछले 3 साल में, एजुकेशन तो वहीं अटका हुआ है। एजुकेशन में दे फोकस्ड ऑन दी टीचर्स ट्रेनिंग पे, कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के द्वारा टीचर्स को बताया जाएगा कि पढ़ाना कैसे है, क्योंकि इवेंचुअली बहुत सारी कमेटीज बनती हैं और जो कोर समस्या है, जो कोर प्रॉब्लम है, वो हमारे क्यूरिकुलम के अलावा, करिकुलम में बहुत अच्छा करिकुलम है, अगर आप एनसीईआरटी का देखें, किसी का भी देखेंगे तो अच्छा करिकुलम है, अदर देन दी वोकेशनल एस्पेक्ट्स अच्छा करिकुलम है, लेकिन उस तरीके की लिटरेसी या इंटेलेक्ट बच्चों में डेवलप नहीं हो रहा, हमारे यूथ में डेवलप नहीं हो रहा। तो उसका कोर कारण निकल के आता है द वे वी टीच, है ना। तो वो ठीक नहीं है। अब ये जो माइक्रो इकोनॉमी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोगों का यहाँ बैठे होना, इट इज अ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आप यहाँ पे बैठ के एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो जो आपने स्कूल में पढ़ी थी, पर वैसे नहीं पढ़ाई गई जैसे पढ़ाई जानी थी। कैसे पढ़ाते थे? एक बंदा खड़ा होता था क्लास में, मेरे टाइम तो ऐसे ही होता था, ऐसे वो बुक खड़ा होकर गुनगुन कर रहा है और हम लोग ऐसे फिंगर लगा के बैठे हैं कि कहाँ कहाँ पहुंचा। और फिर गलती से किसी को पूछ लेता टीचर की, बता, रुक रुक, तू तू बता कहाँ पहुंचा, तो वो एक लाइन पीछे होता, थप्पड़ पड़ते थे। दैट्स नॉट द वे टू लाइक क्रिएटिविटी बिल्ड नहीं होती। वो कुरिकुलम की प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम विद आवर स्टाइल ऑफ टीचिंग, है ना। नई एड्स कैसे यूज करनी है, टीच कैसे करना है, तो टीचर ट्रेनिंग पे हमें फोकस आ चुका है। पिछले 10 साल में हमने देखा कि ज्यादातर फोकस टीचर्स पे किया जा रहा है कि भाई करिकुलम के अलावा पढ़ाना कैसे है, इंगेजमेंट कैसे लेके आनी, उसके 100 तरीके सिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। इस बजट में भी उसकी बात करी गई है। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात करी है बच्चों के लिए और अडोलसेंट्स के लिए, और स्टेट्स को बोला है कि भाई फिजिकल लाइब्रेरी सेटअप करिए पंचायत और वार्ड लेवल्स पे। और स्टेट्स, क्योंकि एजुकेशन तो कंकरेंट में आता है, तो स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा। एनकरेजमेंट कैसे करते हैं वो ड्यू कोर्स में पता लगेगा। कुछ कुछ फिजिकल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, कोई फंड्स के थ्रू पैसा रिलीज किया जा रहा है या क्या। तो उसके बाद कुछ अचीवमेंट्स की बात करेगी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो हमने पहले भी करी है, ऐसा नहीं कि हम आगे ही करेंगे। पहले क्या करा है हमने, 9 करोड़ जो वाटर कनेक्शन है वो रूरल हाउसेस को दिए, लगभग 11.5 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करे अंडर स्वच्छ भारत मिशन। हमने 2.2 लाख करोड़ के आसपास कैश ट्रांसफर करा 11.5 करोड़ फार्मर्स को अंडर प्रधानमंत्री किसान योजना, 6,000 रुपए जो देते थे। लगभग 44.6 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हमने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत दिया। ये थोड़ा उन्होंने महिमा मंडन किया अपनी गवर्नमेंट का, विच इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। अगर आता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सरकार ने क्या किया, अब इन आंकड़ों के बिना भी इन स्कीम्स को मेंशन करेंगे तो बात बन जाएगी। एक आध याद रहेगा, नहीं रख पाओगे प्रैक्टिकली ज्यादा आंकड़े, बट ये महिमा मंडन है। उसके बाद अगला हेड जो आता है सप्तऋषि का, दैट इज रीचिंग द लास्ट माइल, आखिरी व्यक्ति के आंसू पहुंचने हैं देश में। तो आखिरी व्यक्ति एज ऑफ नाउ दैट इज ट्राइबल्स या वो निग्लेक्टेड कम्युनिटीज, शेड्यूल्ड कम्युनिटीज इन द एरियाज जो किसी न किसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन या इग्नोरेंस फेस कर रहे हैं सरकार की या सोसाइटी की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, पीवीटीजीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्टिकुलरली नीचे लिखा है वैसे मैंने, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा कि उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है, जो वो 60-70 ग्रुप्स हैं ट्राइब्स के। उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, किनका, बहुत सारे बड़े ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं कर्नाटका के वहां पे। दो एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, but still central government comes in the arms sometimes for the specific regions.
उसके बाद एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बन रहे हैं, तो पहले भी थे, पिछले बजट की अनाउंसमेंट है। थोड़ा पढ़ना है इसमें, इन स्कूलों में अलग से क्या किया जाएगा। अब उनका दायरा एक्सपैंड करने की बात हो रही है, और नए स्कूल आएंगे और टीचर्स वहां पे हायर करे जाएंगे उन मॉडल स्कूल्स में। एक हम लोग शेयर्ड रिपोजिटरी इंस्क्रिप्शन बना रहे हैं भारत। इसमें हम सारा कुछ एंशियंट जो भी इंस्क्रिप्शंस था उनका डिजिटल फॉर्म आपको इस रिपोजिटरी में मिल जाएगा। हम हमारी एंशियंट विजडम अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या उसका कोई फर्दर एजुकेशनली या कल्चरली या कोई भी यूज है, तो आप इस डिजिटल उससे कर सकते हैं, क्योंकि जमाना डिजिटल हो रहा है। आप फिजिकली तो हमें आज तक नहीं देखी है कुछ इंस्क्रिप्शन, अब हम खुद नहीं देख पाए, तो उसको डिजिटली अवेलेबल करवाने के लिए भारत एज अ इस रिपोजिटरी का नाम ही भारत है। इट्स दी शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस SHRI। देन अगला हेड आता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक मतलब क्या है कि अगर हम सरकार अपनी जेब से बहुत सारा पैसा, कहीं पे रोड बन रही है, कहीं पे ब्रिजेस बन रहे हैं, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद पैसा लगा रही है, या ऐसा कोई माहौल पैदा किया जा रहा है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, या एक इकोसिस्टम बना दिया कि प्राइवेट कंपनीज खुद ही वहां पे उनको दिख रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लग रहा है, किसी भी वे से इंफ्रा क्रिएट हो रहा है, इससे क्या होगा, उस इंफ्रा के क्रिएशन में, उसके ऑपरेशन में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। उनको नौकरियां मिलेंगी, उनकी जेब में पैसा आएगा, उस पैसे से वो मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस का इकोसिस्टम उस एरिया में चलेगा, विच विल सपोर्ट इन द ग्रोथ एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली एज वेल एज वर्टिकली, बाकी जो इनडायरेक्ट वर्टिकल्स होते हैं। तो क्या इसमें इन्होंने महिमा मंडन ये किया कि भाई 10 साल पहले आउटले जो था वो बहुत कम होता था, इसके 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार जो है वो फाइनल कैपिटल क्रिएशन में इन्वेस्ट करती थी, बाकी तो कोई पेंशन दे दी, सैलरियां दे दी, ऐसे निकल जाता था। हमने इसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर दिया है, 4x इन पास्ट 10 ईयर्स। स्टेट्स के लिए ये फिस्कल, उसके लिए भी, हमारे कॉपरेटिव फेडरलिज्म के लिए भी अच्छी बात है। स्टेट्स के लिए ना 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन का प्रावधान दिया है इस बार, कि स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए 50 ईयर लोन दिया जाएगा, जिसपे कोई ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी, धीरे धीरे करके चुकाते रहेंगे। और 2.5 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले हमने दे दिया रेलवेज के लिए, विच इज लाइक हाईएस्ट एवर। पहले इतना नहीं आया, कभी कम आता था कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं रेलवे के खर्चों के लिए तो आता ही है, सर्विसेज के लिए आता है। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कैपिटल क्रिएशन के लिए वहां पर नए प्लांट्स हैं, नई डेडिकेटेड लाइंस बन रही हैं, या जो उनका ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर इनहांस हो रहा है, उसके लिए नहीं आ रहा। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा, किसके लिए, एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर द पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए। ये बातें ना हम लोग 2011 से कर रहे हैं, जब देश की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन्स या देश की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी, जिसको 2014-15 में हमने मेक इन इंडिया में कन्वर्ट किया। तो हम तब से यही बात कर रहे हैं कि हमें ना हिंडरलैंड इंडिया को कनेक्ट करना है पोर्ट से। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनने हैं, वो सड़कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, पोर्ट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, रेलवेज का बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। जिस जिस भी एरिया ऑफ कंट्री में एक फैक्ट्री लगी है, उनको पोर्ट्स तक पहुंचने में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं, जो सरकार के स्ट्रक्चरल गवर्नेंस के बैरियर्स हैं, उन सभी को कम किया जा रहा है। कहीं से भी देख लीजिए, हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे इंटरस्टेट बैरियर्स रिमूव हो गए। हमने टोल प्लाजास पे आरएफआईडी को लगाया तो बहुत लंबी लाइंस लगनी बंद हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली चीजें मूव होती हैं। जीएसटी में हमने ई वे बिल इंट्रोड्यूस कर दिए तो वहां पे जो लाइंस लगनी थी वो बंद होगी। सिमिलरली हमने बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक 6 लेन हाईवेज बनाए हैं, हमने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स तक बना दिए हैं, जहाँ पे सिर्फ, और ऐसी ट्रेन लाइन जहाँ पे सिर्फ फ्रीट गाड़ियां ही दौड़ती हैं, पैसेंजर ट्रेन नहीं आती हैं, है ना। तो ऑल सम अप टू दी कि हम कनेक्टिविटी को फास्ट कर रहे हैं, कि पोर्ट तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि देश की तरक्की तभी होगी ना जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, या देश में कंपनियां अपना धंधा करेंगी, वो इसलिए करेंगी कि देश से चीजें एक्सपोर्ट करनी आसान हो जाए, तो हम वो आसानी क्रिएट कर रहे हैं। जब सब कुछ हो रहा था उसके साथ हमने पिछले साल बोला कि हम लोग गति शक्ति प्लान लेके आ रहे हैं। गति शक्ति इज अ लॉजिस्टिकल मॉडल, लॉजिस्टिक्स मॉडल प्लान, कि लॉजिस्टिक्स फास्ट हो जाए। अब लॉजिस्टिक्स फास्ट होने के लिए बहुत मल्टी फैक्टर्स का रोल रहता है, जिसमें से हमारे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स का एक इकोसिस्टम है, वहां पे एक बिजनेस एंटिटीज का इकोसिस्टम है, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोसिस्टम है।
तो पिछली बार गति शक्ति की बात करी गई थी, एंटिटी स्पोर्ट्स वगैरह की बात भी करी गई थी, लॉजिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस था। इस बार हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ट्रक दौड़ेगा तो सड़क तो चाहिए ना, फिर ही दौड़ेगा ट्रक। तो अब इट इज इन दी कंटिन्यूएशन। बाकी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो छोटे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, वहां पे यूआईडीएफ्स बनाए जाएंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनेगा। तो वहां पे लोकल जो सड़कें हैं या उनके बैरी एंट्री ब्रिजेस हैं, वो सब कुछ की ट्रैफिक कंजेशन या एटसेट्रा चीजें ना हो, सो दैट जो मोबिलिटी है वो फास्ट हो जाए। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन मोबिलिटी। और हो क्या रहा है, जस्ट द वे 96 में चाइना कर रहा था, हम वो काम कर रहे हैं 90s में। बेसिकली 90s का चाइना ये काम कर रहा था कि सड़कें बना रहे थे, लेबर लॉज को कोडिफाई कर रहे थे। लेबर लॉज तो है ही नहीं चाइना में वैसे, जो भी है उनको लेबर को सप्रेस करने के तरीके ढूंढ रहे थे। 96 में साउथ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम में जितनी फैक्ट्रियां लगी थी उठ के चाइना आ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे इंफ्रा था, लेबर थी। सिमिलरली वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम कि अब कभी आज नहीं तो कल चाइना से भाग के लोगों ने आना ही कहीं ना कहीं, तो वी विल बी दी ड्रीम कैचर्स। ठीक है जी। तो अब दूसरा, अनलिशिंग दी पोटेंशियल, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं अगले हेड पे। तो इसमें बहुत छोटे छोटे मेयर्स उन्होंने अनाउंस करे हैं कि जैसे एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अब लेटली चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद एवरीबॉडी इज टॉकिंग एआई, है ना? शायद आप लोगों को आइडिया कम होगा, लेकिन इन दी दिस टेक वर्ड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड एआई टूल्स, है ना? गूगल इज मंथ्स अवे फ्रॉम डिसरप्शन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज। तो अब हम भी आगे बजट में लेके कि हम भी स्पेसिफिकली 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और सस्टेनेबल सिटीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस बनाएंगे। इसके लिए लैब सेटअप करी जाएगी, फंड सेटअप करा जाएगा और वो बनेंगे देश में इन 3 चीजों को हेल्प करने के लिए। दूसरा है नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस्ड, मच अवेटेड, बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं डेटा प्राइवेसी, डेटा गवर्नेंस के लिए, सो दैट कि स्टार्टअप्स और एकेडमिया के लिए डेटा की अवेलेबिलिटी और अनोनिमिटी प्रोवाइड करी जा सके। फिर 2 स्कीम्स हैं, विवाद से विश्वास, ये ना वैसे टैक्सेशन से रिलेटेड है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिस्प्यूट्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, पहले वाली एमएसएमईज के लिए, दूसरे वाली इंडिविजुअल्स के लिए, कि आपके पुराने जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टैक्सेशन के डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करा जाए। तो ये मजे में नहीं लॉन्च करी थी इन्होंने, बेसिकली देयर वाज अ प्रॉब्लम क्या थी? फॉर एग्जांपल, सरकार का डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है, वो इनकम टैक्स के नोटिस भेजता है लोगों को। मान लीजिए आपको किसी एक इंडिविजुअल को 1 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है कि आपका 1 करोड़ टैक्स बनता था, आपने नहीं भरा, तो वो नोटिस के बाद भी नहीं भरता है, वो कोर्ट जाता है ना? तो कोर्ट में एक कोर्ट जाएगा, या जो भी कोर्ट टैक्सेशन से रिलेटेड लॉयर है, वो 1.5-2 साल, 5 साल, 10 साल तक केस चलेगा। उसके बाद भी जो कन्विक्शन रेट है वो 30% है, कि 70% पीपल विल बी एक्विटेड बाय द कोर्ट कि ये नोटिस गलत था, आप ठीक हो। 30% जो है वो 10 साल के बाद अपना टैक्स पे करेंगे। तो इवेंचुअली टैक्स डिपार्टमेंट घाटे में जा रहा था कि 10 साल के बाद जो मेरा टैक्स आ जाना है वो 10 साल के बाद आ रहा है, और भी 30% लोगों का आ रहा है, भले 30 से ब्याज भी ले रहा हूं तो भी नेट जो है वो लॉस है। इससे अच्छा जो जितना दे रहा है बैठ के आज ही मैटर सॉल्व हो जाए, ऑन द टेबल हो जाए, दैट इज विवाद से विश्वास। विवाद खत्म करना है, विश्वास बनाना है टैक्स पेयर्स के साथ, दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज ट्राइंग। ठीक है। फिर ई कोर्ट्स का प्रावधान है। ई कोर्ट्स धीरे धीरे हम लोग, और फेज 3 लॉन्च, अभी भी फेज 1 फेज 2 लॉन्च हो चुका है। जो ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन है जस्टिस का, उसके लिए डिजी लॉकर जैसे पहले ही है हमारे पास, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, सर्टेन एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ शेयर कर सकते हैं। उसका जो यूज केस है वो एक्सपैंड कर दिया है, वो फिनटेक्स के लिए भी एक्सपैंड कर दिया कि फाइनेंशियल फिनटेक कंपनीज है वो भी डिजी लॉकर का इस्तेमाल करके केवाईसी वगैरह या अपने यूजर्स को वेरीफाई करना वो काम कर सकती हैं। और बाकी एमएसएमईज हो गए या बिजनेसेस इकोसिस्टम या ट्रस्ट्स हो गए, वो भी डिजी लॉकर को यूज कर सकते हैं रादर देन सिर्फ इंडिविजुअल्स। पहले इंडिविजुअल्स के लिए, आप तो कोई यूज करता है डिजी लॉकर? यहाँ करते होगे, मतलब ऐसी चीज तो यूज यूज केस में आ जाती है। देन 5G सर्विसेज के लिए
5G सर्विसेज बेस्ड लैब्स बनेंगी, क्योंकि 4G से 5G अपने शहर में तो आ गया, हालांकि इन्होंने 5G तो लॉन्च करने की जगह 4G भी बंद कर लिया जियो ने, तो अपना प्रॉब्लम्स आ रही। एनीवेज, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द सिटीज जहां पे 5G सर्विसेज आर बीइंग रोल्ड आउट। अब 4G और 5G आपके लिए बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपसे तो अभी भी 1.5 GB खत्म नहीं हो रहा है ना। हम कह रहे हैं कि रिले जो डेटा स्पीड है वो 4x हो जाएगी, 5x हो जाएगी, आप और फास्टर डेटा अपलोड कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। बट व्हाट इज इट फॉर यू? आपने तो फोन पे वही इंस्टाग्राम रील्स ही देखने हैं, वो तो अभी 1 MBPS पे भी चल ही रहे हैं, 10 MB 100 MBPS पे भी चल रहे हैं। लेकिन देयर विल बी इन अपकमिंग एरियाज, यू विल फाइंड कि देयर विल बी मैनी मोर इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस। आप अभी भी आ चुके हैं ना, आपके आपके रिस्ट पे मे बी देयर मे बी अ वॉच, स्मार्ट वॉच, देयर मे बी मोर स्मार्ट गैजेट्स। देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जहाँ पे everything will be connected, be it fan, AC, your electric meter, your everything will be connected to the internet, है ना। तो उस केस में हमें ज्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होगी। तो अब 5G रोल आउट होना शुरू हो गया है, लेकिन 5G बेस्ड जो एप्लीकेशंस है उनको लॉन्च करने के लिए हमने 100 लैब सेटअप करने, ऐसी बात सरकार ने बोली। देन R&D ग्रांट दी गई किसके लिए? लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए। लैब ग्रोन डायमंड्स अजीब लग रहा है? जब हम मीट लैब में ग्रो कर सकते हैं तो डायमंड क्या चीज है? ठीक, डायमंड्स नॉर्मली माइन करे जाते हैं। ए, दैट्स नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। बी, हमारे देश में हैव एनी माइंस, तो हम इंपोर्ट करते हैं। ऑल्सो डायमंड इज अ हॉक्स, इट हैज नो वैल्यू, इट्स 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, इट्स डायमंड। एनीवेज, यू थिंक इट हैज अ वैल्यू, इट मे हैव अ वैल्यू फॉर यू। तो सरकार बोली कि जी लैब ग्रोन डायमंड एक बहुत अच्छा बिजनेस है एज ऑफ नाउ, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, लैब में बन रहे हैं तो माइनिंग नहीं करनी पड़ रही है, और दूसरा कोई भी बना रहा है तो हमें इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ये बनाने के लिए हमारे पास अभी इंफ्रा कम है, कंपनीज कम है, तो उसके लिए एक ग्रांट फंड दे दिया कि इसकी R&D करिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, इट्स अ टेक्नोलॉजी बेस्ड। दूसरा, इसके लिए कुछ इंपोर्ट करा जाता है रॉ मटेरियल, जिसको सीड डायमंड बोलते हैं, सीड डायमंड, उसके इंपोर्ट पे टैक्स हटा दिया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, जो उसका इंपोर्ट का टैक्स था वो कम हो गया। तो अब इसका रॉ मटेरियल भी सस्ता होगा, इसकी R&D के लिए सरकार फंड देगी। देर भी आने वाले 2-3 साल में कोई ना कोई गुजराती मर्चेंट बना लेगा एक अच्छी खासी कंपनी, क्योंकि गुजरात के मर्चेंट्स ही ज्यादा काम करते हैं ना डायमंड्स में। तो विल हैव लाइक आत्मनिर्भरता हेयर एज वेल। फिर करते हैं जी ग्रीन ग्रोथ की बातें। ग्रीन ग्रोथ मतलब इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ कुछ। PM प्रणाम को लॉन्च करा जाएगा। PM प्रणाम में हम क्या करेंगे जी? स्टेट्स को एनकरेज करेंगे अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स पे स्विच करने के लिए, रादर देन केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स पे स्विच करने के लिए। फिर एक मिष्टी स्कीम की अनाउंस करा गया। मिष्टी, मिष्टी इज की मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मिष्टी, ये याद रखना, है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि मिष्टी क्या है ना। तो अब मैंग्रोव्स, वो खारे पानी के जंगल जो ऐसे कोस्ट लाइंस पे होते हैं, वहां पे उनकी कोस्ट लाइन पे और उनकी प्लांटेशन लगाना, मैंग्रोव्स के ना बहुत यूज केस है, और हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में। पिछली बार भी आया था, किडनीज वाला मिक्सअप कर दिया था उन्होंने मैंग्रोव्स के साथ। मैंग्रोव्स का यूज केस ठीक रहता है, शोर लाइन को, इरोजन को बचाता है, एज अ प्योरीफायर भी काम करता है, वेस्ट को ट्रीट करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे। तो उसको बचाने के लिए मिष्टी स्कीम, उसको लगाने के लिए शोर लाइन पे और मैंग्रोव्स प्लांट करने के लिए इन्होंने स्कीम लॉन्च करी है। देन यूल कि एक ऑलरेडी स्कीम चल रही है गोबर्धन देश में। गोबर्धन, नाम तो गोबर्धन है, लेकिन इसका फुल फॉर्म बड़ा अच्छा है, दैट इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। धन का कुछ बन नहीं रहा था अंग्रेजी में, तो हमने धन ही छोड़ दिया। गोबर इज गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, आगे धन है। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी साउथ इंडियन है, वो थोड़ा डिफरेंटली प्रोनाउंस कर रहे थे इसको। एनीवेज, तो हो कुछ नहीं रहा, बेसिकली हम लोग जो रूरल एरियाज का वेस्ट है उसको
या तो बायोगैस प्लांट्स लग रहे हैं, प्लस जो उसका बायोगैस प्लांट का कुछ रेमिनिसेंट्स बचेगा तो उससे हम लोग फर्टिलाइजर मेन्योर बना रहे हैं खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग डालने के लिए। तो एक इकोसिस्टम सा बन रहा है कि कैटल फार्मिंग, कैटल हम डेयरी इंडस्ट्री के लिए लोन दे रहे हैं तो बहुत सारे फार्मर्स कैटल रख रहे हैं, कैटल से फर्दर जो गोबर आएगा उसका इस्तेमाल करके हम लोग बायोगैस प्लांट्स लगाएंगे या उनका जो वेस्ट होगा उसके लिए मेन्योर बनेगा। तो वो है टोटल गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो इसके ये चल बहुत टाइम से चल रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी का एक पार्ट है, तो बहुत टाइम से चल रहा है। अब इसमें 500 और प्लांट्स ऐड करे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ये पढ़ लेना है कि काम कैसे करते हैं। मैंने तो बहुत ही आसान सी भाषा में बोला, वो हम लोग देख लेंगे, लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, फिर अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट करेंगे वेटलैंड्स के यूज के लिए। अमृत धरोहर इसीलिए आया था, वेटलैंड्स का ऑप्टिमल यूज हो जाए। और बाकी कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, जस्ट लाइक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को प्रमोट करना, कोस्टल शिपिंग को एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाना जिससे इन्वायरमेंटली सेफ हो जाए। याद करने लायक 3 बातें हैं, पहली है पीएम प्रणाम, दूसरी है गोवर्धन और तीसरी है मिष्टी, जो पता होनी चाहिए थी। ठीक है, देन आती है आपकी पीढ़ी, अमृत पीढ़ी। आपके लिए बहुत कुछ नया नहीं करा है, विच इज लाइक काइंड अ गुड थिंग कि याद नहीं कुछ करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चौथा चरण लॉन्च करेंगे जिसमें नए स्किल्स जस्ट लाइक कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एटसेट्रा के कोर्सेज ऐड करे जाएंगे, क्योंकि आपके जो स्किल इंडिया मिशन है। फिर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 50 डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया जाएगा और वहां पे जो डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके इनफ्लो को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि आप यूनिटी मॉल्स बनाइए ऑन द लाइंस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और एनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो एक डिस्ट्रिक्ट में है उनके यूनिटी मॉल्स बनेंगे, सो दैट उस एरिया के लोकल आर्टिसंस, फार्मर्स, कम्युनिटीज अपने प्रोडक्ट उस मॉल में आके शोकेस करें और बेच सके। उसको सरकार बनाएगी क्योंकि उन कम्युनिटीज के पास पैसा नहीं है इतने बड़े शोकेस में आने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी यूथ अमृत पीढ़ी के लिए कुछ काम हम लोग करे जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंस में हमने क्या किया, हमने नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री सेटअप करनी है जो कि क्या करेगा, एफिशिएंट लेंडिंग को इनेबल करेगा। ये भी आई गेस एआई पावर्ड ही होगा आने वाले, क्योंकि काफी टाइम से इसकी बातें रिकमेंडेशन हो रही थी। एक बैंक ने अगर किसी को लोन देना है, वो जो लेंडर है बोरोवर को अप्रूव कैसे करेगा, उसका एक डिजिटल प्रोसेस है। अब बैंक क्या करता है, केवाईसी करता है, विजिट उसकी प्रॉपर्टी के कागज देखता है जो नकली हो सकते हैं, उसके घर बार में घर पे जाके देखता है, वो आधार कार्ड चेंज करा के किसी और के घर में बैठा होता है। तो देर आर लाइक एन नंबर ऑफ फ्रॉड्स आर गोइंग ऑन। या फ्रॉड नहीं भी हो रहे हैं तो बैंक को बोरोवर, एग्जैक्ट बोरोवर, एलिजिबल बोरोवर को वेरीफाई करने के लिए टाइम जो है वो हफ्ता या 3 दिन 5 दिन वेस्ट होते हैं। दे कैन डू इट ऑन अ सिंगल क्लिक यूजिंग दिस रजिस्ट्री, अगर ये सेटअप हो जाती है सक्सेसफुली तो एआई बेस्ड। ठीक है, सिमिलरली सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा जो कंपनी एक्ट के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको फास्टर करने के लिए, जो कंपनीज के डाउट्स हैं, या क्रेडिट गारंटी स्कीम जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आई थी उसको एक्सपैंड कर दिया, वहां पे 2 लाख करोड़ रुपया और इंक्रीज कर दिया है, जो कोलेट्रल फ्री लोन दिए जा रहे हैं छोटी इंडस्ट्रीज को कि बिना कुछ गिरवी रखे लोन ले लो। क्योंकि होता नहीं ना, एमएसएमईज के पास एक सर्विस इंडस्ट्री है, माइक्रो सर्विस इंडस्ट्री, उसके पास क्या होगा गिरवी रखने के लिए, 10 कंप्यूटर, तो बैठ के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कैसे वो गिरवी कुछ रख नहीं सकते, और बीइंग अ स्टार्टअप उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो लोन कैसे मिलेगा, ऐसे लोन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद गारंटी देती है कि हम कलेक्टरल है, अगर ये आप लोन दीजिए, अगर ये भागता है तो हम चुकाएंगे। दैट्स व्हाट दिस गारंटी मींस। फिर महिला सम्मान बचत पत्र, इनकी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो अलग से स्मॉल सेविंग्स पैदा करती हैं, हर साल आती हैं एक आध वैसे। तो ए वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है जी, 2 साल के पीरियड के लिए आप अप टू 2 लाख तक वुमेन के लिए आप सेव कर सकते हैं, जिनपे कि सरकार ब्याज देगी आपको। सीनियर सिटीजन्स को बोला कि रिटायरमेंट के बाद जो आप अपनी लीव इन कैश वगैरह करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आप डिपॉजिट लिमिट बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ। और गुजरात में ना गिफ्ट सिटी बनी है, गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है बेसिकली।
हम ऑन द लाइंस ऑफ सिंगापुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे हमारे इंडियन टैक्स लॉज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते, उनकी एक अलग से अथॉरिटी बनी है, वही बनाती है। तो अब कुछ इनिशिएटिव्स और लिए जाएंगे वहां पे जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको बढ़ाने के लिए। ठीक है, धोलेरा में बन रही है अहमदाबाद के पास। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए हम लोग और ज्यादा ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स क्रिएट करेंगे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के थ्रू। ये कैसे करेंगे ये तो देखने लायक बात है, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट्स फॉर एग्जांपल जो हमारी स्टॉक या बॉन्ड्स की मार्केट्स है उनके प्रोफेशनल्स। फिजिकल मैनेजमेंट की बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। 50 साल का जो लोन है स्टेट्स को दिया जा रहा है, या जो स्टेट्स का फिजिकल डेफिशिएट है वो 3.5% तक अलाउड है, यानी कि उनका जो हेल्दी स्टेट बैलेंस शीट कंसिडर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल गिविंग ग्रांट्स एंड स्टफ, वो 3.5% उनको अलाउ किया गया है। 0.5 इंक्रीज कर दिया क्योंकि वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए वहां पे इंक्लूडेड था। सरकार ने खुद का फिजिकल कंसोलिडेशन की जो बात है वो 25-26 तक शिफ्ट करी है कि हम हमारा जो घाटा है जो अभी 5.9% है उसको कम करके 4.5% तक ले जाएंगे एज वी वर टॉकिंग 2025-26 में। ठीक है, घाटा इज अ नेगेटिव इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। फिर आते हैं टैक्स प्रपोजल्स। टैक्स प्रपोजल्स में एज अ एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है। ए और बी, जब मैं टैक्स पढ़ाता हूं तो आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज होने की तरफ बढ़ते हो, आपने बेसिक इकोनॉमी नहीं पढ़ी। ठीक है, जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो एक दो चीजों का ध्यान रखना है टैक्स पढ़ते हुए। जहां यहाँ पे इन्होंने चेंज क्या किया, एक तो स्लैब्स चेंज कर दिए। ठीक है, टैक्सेशन के स्लैब्स चेंज कर दिए, रिबेट चेंज कर दिया कि 0 से 3 लाख तक आपकी इनकम है कोई टैक्स नहीं है, 3 से 5 लाख तक आपकी इनकम है 3 से 6 तो वो 5% है, और 6 से 9 है तो वो 10% है, 9 से 12 है तो 15% है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन रिबेट दिया था पहले हमने 5 लाख तक रिबेट दिया था कि चलो 3 लाख तक तो माफी है, उसके ऊपर 2 लाख और हो जाता है तो भी माफ है, 5% टैक्स नहीं लेगी आपसे सरकार। 5 लाख तक का आप रिटर्न भरिए, 0 ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उस 5 को 7 लाख कर दिया है। ठीक है, अगले इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा बजट यही है ना, क्योंकि 24 में तो वोट ऑन अकाउंट ही आना है, छोटा 3 महीने का बजट आएगा। तो थोड़ा सा टैक्स पेयर खुश हो जाएंगे इससे कि जिनकी इनकम 7 लाख है वो भी टैक्स एग्जेम्पशन में आ जाएंगे। ऐसा बजट सिंप्लीफाई कर रहा है। ठीक, बाकी महिमा मंडन किया है कि हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चरली साउंड कर दिया है। 45% जो रिटर्न है उनको विद इन 24 आवर प्रोसेस कर दिया है। पहले जिस रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए 93 डेज लगते थे, हमने उसको 16 डेज पे ले आए हैं कि आपने इनकम टैक्स फाइल किया, सामने जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई तेरी फाइलिंग ठीक है। फाइलिंग ऐसे होती है ना, हम खुद अपनी इनकम दिखाते हैं, खुद ही कैलकुलेट करते हैं कि इतना टैक्स बनता है, उसको भर देते हैं, फिर वो सामने वाला देखता है कि तेरे इनकम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेजिबल है या नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ द ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। प्रोसेसिंग में पहले 93 दिन लगते थे 8 साल पहले, अब कहते हैं 16 दिन में हो जाता है। वैसे पिछली बार तो 1.5 महीने में मेल आई थी, इस बार देखते हैं, बट ये कह रहे हैं कि 16 दिन में हो रहा है तो हो रहा है। मेरा नहीं हो तो दैट्स इन डिफरेंट सिनेरियो। तो 6.5 करोड़ रिटर्न्स इन्होंने इस साल प्रोसेस करी हैं। ये महिमा मंडन है कि हमने किस तरीके से अच्छा एक एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम बनाया है। इस साल बहुत मेजर चेंजेस नहीं है जो हमें ध्यान में रखने लायक बातें, कुछ थोड़ी बहुत चीजें वो मैंने यहाँ पे लिखी है, बट टैक्सेशन जब आप इकोनॉमी में एक बार टैक्स पढ़ लोगे तो इसको गो थ्रू कर लेना। एक दो आइटम्स है जस्ट लाइक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, ये क्या होता है, कैसे काम करती है, डिडक्शंस कैसे काम करती हैं, वो सारी चीजें। ठीक है जी। अगर मिनिस्ट्री वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा फंड मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मिला है, लगभग 6 लाख करोड़। अगर मिनिस्ट्री वाइज कैटेगराइज करते हैं तो 8% जाता है, वैसे भी टोटल बजट का 8% इन्हीं को गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज को 2.75 लाख करोड़ है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को लगभग 2.5 लाख करोड़ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रट्टा मत मारना, बस एक बार देखना, दैट्स इट। अगर स्कीम वाइज बात करी जाए तो सबसे ठीक ठाक एनहांस, जैसे पिछले बजट में सिर्फ 100 करोड़ दिया गया था डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, अब उसको बढ़ा के 1250 करोड़ कर दिया गया, तो 12 गुना इंक्रीमेंट मिला। तो इस तरीके से कुछ स्कीम्स इन्होंने मेंशन करी इस बार जिनका ड्रास्टिक इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, तो ये था इस साल का बजट। इस PDF को
आप एक बार गो थ्रू करिएगा, आंकड़ों को, फॉर्मूलाज को देख लेना, आंकड़े तो नहीं याद रहेंगे। आंकड़े मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ लग जाए। हर साल के बजट में 3 सालों के 4 डेटा सेट्स इशू करे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 3 साल के 4 डेटा सेट्स, कितना? 3 साल के 4 डेटा सेट्स। ये सामने 4 डेटा दिए है ना, ये बजट का स्टेटमेंट है। अब इसमें साल कौन सा है? इसमें एक आने वाला साल है, वो है 2023-24। ये हो गया। इसके एस्टिमेट्स दे दिए हमने, अनुमान देते हैं कि इतना पैसा शायद आएगा और इतना जाएगा। एक है जो चल रहा है, करंट जो चल रहा है वो 22-23 है। फाइनेंशियल ईयर तो मार्च से शुरू होना है ना अभी, तो अभी 22-23 चल रहा है। 22-23 के 2 डेटा सेट्स हैं। एक, पिछले साल के बजट में हमने क्या अनुमान लगाया था, और बी, दिसंबर तक आते आते एग्जैक्ट अब क्या है, रिवाइज्ड अनुमान क्या है। ठीक है, तो 2 डेटा इसके हो गए। और एक्चुअल डेटा ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट जो पिछला साल था 21-22, अभी 22-23 चल रहा है ना, 23-24 का बजट पेश कर रहे हैं। एक डेटा सेट 23-24 का, 2 करंट ईयर के, और एक एक्चुअल पिछले साल का। अब इसमें देखा जाए तो 3 तो अनुमान है। पिछला साल भी कंक्लूड नहीं हुआ तो उसके अनुमान ही है। एक पहले वाला अनुमान है, एक रिवाइज्ड वाला अनुमान है। अगला तो शुरू नहीं हुआ तो उसके भी हमारे पास अनुमान है। खत्म हुआ पिछले वाला तो उसका एक्चुअल डेटा है कि एक्चुअली सरकार की रिसीट्स कितनी आई थी, कितना खर्चा हुआ था, क्योंकि आंकड़े चेंज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअल डेटा सेट्स, एक पिछले साल का, इस साल के 2 डेटा सेट्स, और अगले साल का एक। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये बात याद रखनी है कि बजट में 3 साल के 4 डेटा सेट्स होते हैं। 3 साल के 4 डेटा सेट्स होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स जो है वो सरकार की तो बोरोइंग्स ही ना, डिपेंड करता है किसके पास है वो। सरकार ने तो वो इंटरनल बोरोइंग का पार्ट ही रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको इशू करती है पैसा रेज करने के लिए। ठीक है जी, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार गो थ्रू कर लेना।